अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 46 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का कुछ एमसीक्यूज दिए थे होमवर्क में। ये 16 भी करना है, जरा ये ध्यान रखना। ये मैंने दिया नहीं था होमवर्क में, लेकिन वैसे ही जरा। अच्छा जी भाई, बातें बंद कर दें। कौन सा एमसीक्यू था पहला? 4। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ द रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड फॉर पीपीई? Revaluations must subsequently be made with sufficient regularity to ensure that carrying amount does not differ materially from fair value. Is it correct? It is correct. यही कल पढ़ाया था 9 सर वाले, यही कल पढ़ाया था कि अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो ये नहीं है कि आपने हर साल रीवैल्यूएशन करनी है या हर 2 साल में करनी है या हर 4 साल में करनी है। स्टैंडर्ड कहता है चाहे आप 10 साल रीवैल्यूएशन ना करो, अगर आपकी एसेट की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर मटेरियल डिफरेंट नहीं है तो 10 साल तक चलता रहे वही पुराना रीवैल्यूड अमाउंट और उसको डेप्सिट करते रहो, ठीक है ना। तो सफिशिएंट रेगुलरिटी कितनी कही, क्या कही थी उसने? सफिशिएंट रेगुलरिटी उसने कहा था स्टैंडर्ड ने ये है कि इतना को रेगुलर रखो, इस रीवैल्यूएशन को बार बार करते रहो कि इसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर और फेयर वैल्यू मटेरियली डिफरेंट ना होने पाए। तो ये बिल्कुल सही जुमला है। Next, when an item of property, plant, equipment is revalued, there is no requirement that entire class to which it belongs must be revalued. ये गलत है, ये गलत है। क्यों? हमने यही तो बात की थी कि अगर आपने एक बिल्डिंग रीवैल्यू करने का सोचा है तो आपके पास जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सबको रीवैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपने अगर बिल्डिंग रीवैल्यू की है तो बिल्डिंग की कोई एक बिल्डिंग रीवैल्यू की है तो उस बिल्डिंग की पूरी क्लास को रीवैल्यू करो। ये नहीं कि 10 बिल्डिंग में से अपनी पसंद की 2-3 को रीवैल्यू कर लो जिनमें फायदा आ रहा है और बाकियों को नहीं करो। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल बिल्डिंग्स पे एक बिल्डिंग को रीवैल्यू करने का सोचा है ना तो फिर सारी बिल्डिंग्स जो आपके पास है उनको रीवैल्यू करना पड़ेगा। हाँ, बिल्डिंग्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखो, प्लांट को मत रखो, व्हीकल को मत रखो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिल्डिंग को रीवैल्यू किया एक को और बाकी 10 बिल्डिंग जो पास पड़ी थी उनको रीवैल्यू नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये बात गलत थी। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए वैसे एमसीक्यूज? पता नहीं कब पढ़ना शुरू करेंगे। अम्मा पापा का ख्याल आया कभी? रोज आता है सर, नहीं आता होता तो आप इस तरह करते, आप पढ़ते हैं ना। वो वाला ख्याल आने के लिए थोड़ी सी गैरत की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह नसीब कर दे। अच्छा जी, तो फिर ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है जी। 2 इज नॉट करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट, नन इज नॉट करेक्ट, ये तीनों नहीं हो सकते, तो ए ही है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? 13। अच्छा, बाकी एमसीक्यूज ना ये आज आपका होमवर्क है। मैंने पिछली क्लास में ना सारे एमसीक्यूज होमवर्क में दे दिए हैं। अच्छा, वो सारे हो पाए या ना हो पाए, आधे भी हो जाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि एक्रूअल का भी तो काफी होमवर्क है आज, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं एमसीक्यूज हैं कैसे। देखो, अ कंपनी परचेज अ बिल्डिंग ऑन जैकब अप्रैल फॉर 10,000, एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 साल, ऑन जैकब अप्रैल कंपनी रीवैल्यू बिल्डिंग करंट फेयर वैल्यू ऑफ 12। वो छोटी सी वर्किंग अपनी जो करते हैं वो करनी है। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन। अगर सरप्लस है तो आपको पता है एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और अगर लॉस है तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। पहली रिवैल्यूएशन है ना, ठीक है। तो जो भी चीज आएगी यहां पे एंट्री देके आपने कर देनी, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जितने भी एमसीक्यूज करें, ये जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम नाम की चीज आएगी ना, इसको आपने ना इग्नोर कर देना है। ऐसा कोई भी एमसीक्यू जिसमें अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का नाम आए उसको आपने इग्नोर करके उसके साथ आपने इस तरह करके लिख देना है, पेंडिंग टिल SOCIE टॉपिक, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक के लिए मैंने आपको ये एक चीज पेंडिंग की हुई है। दरअसल हम प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखते हैं ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, असल में तो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो सेल से शुरू होकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे रुक जाता है, और फिर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होती है जिसमें अनरियलाइज्ड गेन्स होते हैं, और फिर इनका टोटल होता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको नहीं दिया हुआ। जब ये कॉन्सेप्ट दूंगा तो ये उस वक्त का इंतजार है मुझे कि जब सारा कॉन्सेप्ट देने के बाद उसका सब कुछ एंड तक पहुंचता हुआ नजर आए, वरना अभी ये बात कर देना ना आपको कंफ्यूज करेगा ऐसी काम का। बेसिकली जब ये कॉन्सेप्ट दे लूंगा ना तो हमारी जो रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज होने वाली एंट्री है ना, उसमें हमेशा आप देखोगे रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई लिखा करेंगे हम। क्या मतलब? वो ओसीआई से इधर से रूट होकर चेंज इन इक्विटी में जाया करेगा। लेकिन अब ये सारी बात समझाने के लिए ये टॉपिक समझना जरूरी है ना। ये बात कर दूं आगे पहुंच ना पाए जहां पे उसने पहुंचना, तो फंस गए।
ठीक है। तो एक आपको पता है रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता है जब अरोज हो, या डेबिट होता है जब लॉस आए तो उसको खा जाए, और एक होता है ट्रांसफर की एंट्री। तो जो अरोज या लॉस होता है वो ओसीआई से रूट होता है, और जो ट्रांसफर होता है वो विद इन इक्विटी होता है। अब ये सारी बात आपको समझ आएगी जब इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, ठीक है ना। इसलिए जिस किसी एमसीक्यू के अंदर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का लफ्ज नजर आ जाए तो उसको फिलहाल साथ एनसर्कल करके पेंडिंग लिख देना। और मैं बताऊं, मैं भूल भी जाऊंगा ना ये एमसीक्यू करवाने, तो जब वो बात डिस्कस हो जाएगी तो आप सिर्फ आकर होगे भी सही ना, तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हुए होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। इसलिए जहां पे कहीं पे आपको अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का लफ्ज नजर आए तो आपने क्या लिखना है उसके साथ पेंडिंग, ठीक है। हमने इंशाल्लाह अभी बोरिंग कॉस्ट की बुनियाद वैसे मैंने डाल दी है, एक्रूवल में भी बोरिंग कॉस्ट की ही बुनियाद पड़ी हुई होती है, तो 6-7 दिन में बोरिंग कॉस्ट हो जाया करता है। उसके बाद 3-4 दिन का गवर्नमेंट ग्रांट है, और 5-6 दिन का इसी तरह से, मतलब 10 दिन में गवर्नमेंट ग्रांट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 2 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी हो जाते हैं। उसके बाद वैसे तो मैं स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी ही करवाया करता था, लेकिन पिछली दफा से जो करेक्शन ऑफ एरर बीच में पड़ा है तो 8-10 दिन इसके ऊपर लगा के फिर आगे जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के बाद फिर साथ ही आईएस 8 करना होता है। आईएस 8 में स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी भी होती है और करेक्शन ऑफ एरर भी आ रहा होता है, तो इसलिए ना वो थोड़ी सी तरतीब बदली है। तो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी तक का इंतजार करना है आपने, जाता कहीं नहीं है ये एमसीक्यू, जब आपने पढ़ लेना है। वैसे भी मेरी कोशिश यही है आपको कुछ भूले ना, ठीक है ना। हम आईएस 16 को खत्म किए हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कर रहे हैं। कल के टेस्ट में फिर एक नोट बनवा लूंगा, ठीक है। आईएस 36 खत्म हो गया है, कल के टेस्ट में वो आ रहा है, बात समझ रहे हो ना। अब एक्रूवल बोरिंग कॉस्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर नोट आ जाएगा, उसके साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि जब मैं गवर्नमेंट ग्रांट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तक का बंच पूरा करूं, जिसमें एक्रूवल भी शामिल हो गया हमारे ये छोटे टॉपिक भी, ठीक है। तो इस बंच के एंड पे आपको ये नहीं होगा ओहो आईएस 36 तो भूल ही गया, वो आईएस 20 क्या था, आईएस 16 में नोट कैसे बनता था, ये टेंशन नहीं होगी आपको। आपको यूं लगेगा यार अभी तो वो भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, सारा कुछ ही हमें आता। कोशिश मेरी यही रहेगी, ठीक है ना। तो बहरहाल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तक इंतजार करेंगे जिस एमसीक्यू, देख पढ़ने सारे हैं, पढ़ोगे तो पता लगेगा ना कौन सा पेंडिंग करना है ना। वो सारे पेंडिंग 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 सारे उसी टॉपिक पे नहीं, ये में 90% हो जाएंगे, जो 10% रह जाएंगे उनको आपने पेंडिंग करना है, ओके। अच्छा, कौन से पे एमसीक्यू भी देखो, कैलकुलेशन वाले 2 को मैंने टेस्ट में भी दे दिए थे, 1-2 और कभी दे दूंगा। कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू में आप मार पढ़नी नहीं है। अच्छा, और थ्योरेटिकल में आप मार पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ओपन बुक हो चुका है, ठीक है। आपके डिस्क्लोजर को उसने पूछा, अभी देखें आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं आपको। मैं जब आपके पास, मैं इंतजार कर रहा हूं स्टैंडर्ड्स का आपके पास आने का, सब बच्चे जब ले लें, वो प्रिंटिंग में कह रहे हैं जी, ठीक है। तो मैं वेट में हूं, कोई मसला नहीं है। जब भी आएंगे जितने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं मैं निशान लगवा दूंगा, यूज करना भी सिखा दूंगा। अब कोई एमसीक्यू आता है उसमें कहता है जी कि रीवैल्यूड एसेट के डिस्क्लोजर्स को क्या क्या हो, तो वैसे भी हमें याद है, लेकिन फिर भी वो आपने स्टिकी नोट्स लगाए हुए होंगे, आगे 60 ऐसे खुलेगा, उसमें डिस्क्लोजर का पैरा आपने हाईलाइट किया होगा, सामने रखोगे, एमसीक्यू खत्म, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हैं आप। तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज जो है वो जितने आसान हो सके कोशिश करेंगे वो कर लें, ठीक है। आई कैप कह रहे हैं जी बच्चे के, आई कैप कह रहे हैं प्रिंटिंग में अभी, ठीक है। अच्छा, 13 When items of PPE are stated at revalued amount following must be disclosed। छोड़ो इसको, हमें तो वैसे ही याद है। इफेक्टिव डेट बताते हैं हम, रिवैल्यूअर का नाम बताते हैं और वो साथ बताते हैं वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। उधर देख ले, उधर देख ले, मैं कह रहा हूं छोड़ो उसको, तुम उधर जाती है मारो, तुम ठीक है। हाँ, अच्छा, तो इफेक्टिव डेट बताओ, रिवैल्यूअर का नाम बताओ वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, और कोई अजम्पशंस यूज किए हैं, ऑब्जर्वेबल मार्केट्स वगैरह ऐसी कोई कहानी लिखी हुई है तो वो बता दो। फिर अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कॉस्ट मॉडल पे क्या शो करता है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, ये बता दो, और फिर मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस बता दो। देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। When items of PPE are stated at revalued amount following must be disclosed। अब इसमें से ना पर्चे में क्या करेगा, अगर 5 है ना तो इसमें से 1 गलत दे देगा, ठीक है, और 4 सही होंगे तो आपको वो कहेगा ये गलत है वो बता दो, या 4 सही है वो बता दो। तो इस तरह से ध्यान से देखना पड़ता है बस, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बिल्कुल डिस्क्लोज करनी है, वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन बिल्कुल करना है, मेथड एंड सिग्निफिकेंट अजम्पशंस और एक्सटेंड टू विच, ये नॉर्मली एक ही अंग्रेजी में दोनों बातें लिखी हुई होती हैं, ठीक है ना। और बल्कि मैंने कहा था कि ये दोनों तो क्या, ये चारों अगर आप अलग लेकर चलो तो ये हमारा पहला सब नोट होता है रिवैल्यूएशन का, जिसमें हम कहते हैं लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर मिसाल के तौर पे बाय मेसर्स फलां फलां एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइसेस या ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग असम्पशंस। तो ये जो लाइन लिखी होती है सवाल के अंदर उठा के लिख देते हैं, ये बेसिकली 3-4 डिस्क्लोजर, यानी कि पहली 2 तो हमें समझ आती है ना, डेट और नाम। उसके बाद जो अंग्रेजी, असल में ना रिवैल्यूएशन हमारा काम नहीं है कि मैं आपको ये समझाने लग जाऊं ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइसेस क्या हैं और ये क्या रिसेंट मार्केट। रिवैल्यूअर प्रोफेशनल लोग होते हैं, हमारा काम रिवैल्यूएशन करना नहीं है। रिवैल्यूएशन करने वाले रिवैल्यूअर होते हैं प्रोफेशनल्स, वो जो रिवैल्यूएशन करते हैं उनकी रिपोर्ट पे हम रिलाई करते हुए उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो ऑडिट पे जब आप लोग जाएंगे ना, आप ऑडिट प्रोसीजर्स भी यहाँ पे पढ़ाएंगे ऑडिट वाले उस्ताद, तो जब आप ऑडिट पे जाते हैं तो अगर आपके उस क्लाइंट के ऊपर रिवैल्यूएशन हुई है तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि रिवैल्यूएशन जिससे करवाई है वो कोई क्वालिफाइड बंदा भी था या नहीं, स्टेट बैंक के पैनल के ऊपर इसका नाम है या नहीं है, और 2-4 बातें ऐसी देखते हैं, उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, वो कॉम्पिटेंट बंदा है तो ठीक है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर फिर रिलाई करना है।
हमारा काम रिवैल्यूएशन है ही, हमें क्या पता जमीन की कितनी कीमत है, प्लांट की कितनी लाइफ बच गई है, ये तो प्रोफेशनल्स का काम है, उनकी अपनी टीम होती है और रिवैल्यूअर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है हमने उस पर रिलाई करना होता है और उसकी एंट्रीज करनी होती है, बीइंग अकाउंटेंट और बीइंग ऑडिटर उसी को जाकर चेक करते हैं कि एंट्री सही हुई है या नहीं हुई, और ऑडिटर वो रिवैल्यूअर इंडिपेंडेंट था या नहीं था, सही था या नहीं था, कॉम्पिटेंट था या नहीं था, बात समझ रहे हो ना। इसलिए ये वाली लाइनें मैं आपको कभी भी नहीं समझाता, मेथड और एजम्पशंस क्या बताऊं आपको, क्या मेथड्स क्या एजम्पशंस हमने रिवैल्यूएशन के लिए लेनी है, हम नहीं ले सकते, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए डेट और नाम लिखने के बाद जो अंग्रेजी लिखी होती है वो हम उठाकर पहले सब नोट में लिख देते हैं, तो ये हमारे सब नोट्स, ये हमारे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला हमें पता है, फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर कॉस्ट मॉडल हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, ठीक है। तीसरा, रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग चेंज फॉर द पीरियड और एनी रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई बात लिखते रिस्ट्रिक्शन वाली तो भी नीचे डाल देंगे, ठीक है। ये तो सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन है 1 to 6 ऑल, ये सारे के सारे क्या हैं, मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। 14 एनकरेजेस, छोड़ो इसको, हमने पढ़ा था, I16 कहता है मस्ट नहीं है, शेल नहीं है, डिस्क्लोजर ये दे दो, यूजर को हेल्पफुल होंगे, मैं एनकरेज करता हूं। क्या कोई टेम्परेरी आइडल है तो उसकी बुक वैल्यू बता दो, कोई फुली डेप्रिसिएटेड है तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दो, और क्या था और क्या था और क्या था, जरूरत नहीं है याद रखने की ना, खुल जाएगा स्टैंडर्ड जी। कॉस्ट मॉडल पे अगर हो और फेयर वैल्यू मटेरियल डिफरेंट है, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं कह सकती कि आप लाजमी फेयर वैल्यू मॉडल पे आओ, लेकिन मेरा मशवरा है यूजर को लिख के बता दो कि ये जो कॉस्ट मॉडल पे मैंने रखा हुआ है फलां एसेट, इसकी आज फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर इतनी है, ठीक है, बस ये बता दो। और एक और है क्या, कोई वो भाई साहब ने, तुमने रखा था ना कूलर, इसने कल रखा हुआ था कहां पे, एयर कूलर ड्राइंग रूम में, ठीक है, एक्टिव यूज में नहीं था, सिर्फ जब कोई आता है देखने बटन ऑन करता है, चलाता है, बटन बंद कर देता है, एक्टिव यूज में तो एसी है, ठीक है। तो अगर कोई एसेट एक्टिव यूज में नहीं है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, तो उसको बता दो, इसकी अकाउंटिंग सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये चारों बातें थी, इसने भी खैर से चारों ही लिख दी। I16 एनकरेजेस डिस्क्लोजर्स, कौन कौन से जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरी आइडल, जी बिल्कुल ये एनकरेज करता है। फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फुली, बिल्कुल एनकरेज करता है। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव हेल्प, ये भी करता है। और कॉस्ट मॉडल पे हो तो फेयर वैल्यू बताओ, अगर वो मटेरियल डिफरेंट बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब 1 to 4 और, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा जी देख लेते हैं। एन एंटिटी में प्रेजेंट पीपीई एट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट, अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने कहा, पीपीई को ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पर ही शो करना है, उसकी कंडीशन को अलग शो करना है और फिर उनको नेट करके बुक वैल्यू दिखानी है। मे का ऑप्शन नहीं है। क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपीई के नोट के अंदर वो सिर्फ बुक वैल्यू शो कर दे, क्लोजिंग बुक वैल्यू एसेट अकाउंट बना ले? स्टैंडर्ड कहता है नहीं नहीं नहीं, इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा था, अगर आप कहें तो मैं ओपन करके दिखा दूं, कल हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड ने कहा था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग और फिर उसकी रेकंसिलिएशन, यही कल पढ़ा था ना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेशन एट ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट, और फिर उनके दरमियान आया था उसने रेकंसिलिएशन भी बनाओ ओपनिंग क्लोजिंग के दरमियान, ठीक है। तो ये ऑप्शन कोई नहीं है कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट या नेट कैरिंग अमाउंट के ऊपर दिखा दो ना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओके। अच्छा नेक्स्ट, आइदर यूजफुल लाइफ और डेप्शन रेट आर टू बी डिस्क्लोज्ड, बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड। यस 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 यस, हमने कई सवाल किए, हर एक के अंदर ऐसे ही करते थे। डेप्शन मैं कई सवाल मैंने खुद यहां पे लिखे हैं, रेट स्लैश लाइव लिखता था, किसी में रेट किसी में लाइव लिख देते हैं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक चीज लिख दो, कोई एक चीज लिख दो, ठीक है, सही है। अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल पीपीई आर रिवैल्यूड एट एंड ऑफ ईच ईयर, लाजमी है? नहीं नहीं, वो अभी पहले पढ़ के आया। फ्रीक्वेंसी क्या है, इतना रेगुलर रहो कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट मटेरियल डिफरेंट ना हो जाए। मस्ट नहीं है हर साल के एंड पे रिवैल्यू करना, तो ये भी इनकरेक्ट है। If an entity chooses revaluation model, it must apply revaluation model to all of its PPE. नहीं, किसी एक एसेट की क्लास को सारी को रिवैल्यू करना है, सारे पीपीई को रिवैल्यू करना जरूरी नहीं है, ये भी गलत हैगा। तो रह गया फिर ये करो, कोई सोल्यूशन गलत भी हो सकता है या हम भी गलत हो सकते हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं, तो एक नजर मार लिया करो जब सोल्यूशन की बात आया करे। अच्छा ये ना वैसे ही मेरे दिल में आया, बच्चों को मैं कहूं कि यार बच्चों को मैं कह रहा हूं कोई नहीं आपके थ्योरेटिकल मसला थोड़ा सा था वो भी अब खत्म हो गया, न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू में कोई मसला नहीं आना, मुझे ये जरा मुश्किल लगा एमसीक्यू, या दो जो मैंने टेस्ट में दिए थे, ये एमसीक्यू भी करके देख लेते हैं, ठीक है। वकार परचेज्ड अ मशीन फॉर 30,000 on 1 January एंड असाइन्ड इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 12 साल। ऑन 31 मार्च 17 इट वाज रिवैल्यूड टू 32,000 विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। व्हाट विल बी डेप्शन चार्ज इन रिलेशन टू दिस मशीन इन फाइनल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। अपनी वर्किंग करते हैं, एमसीक्यू नंबर 16 जी, अपनी वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, ये आखिरी एमसीक्यू है, बस टाइम नहीं है उधर भी जाना है, क्रूअल्स पे भी। एसेट का नाम नहीं है ना, एसेट ही है ना, मशीन है, मशीन रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे है कोई नहीं था, पिछली क्लास मैंने किया सवाल। अच्छा चलो जी, 1 जनवरी 2015 पर एसेट खरीदा, कितनी कॉस्ट है 30,000। 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीशिएट करेंगे 30,000,
डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ है, 12 साल, 12 साल कितना जी, 2500। देखे ना सवाल होता है या नहीं होता, मैंने एक सवाल चेक करने के लिए खुद कर लिया, 27,500। फिर 31 दिसंबर 16, डेप्रीसिएशन सेम वही होनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, 2500, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है जी। और 25,000 इज द बुक वैल्यू। यह बुक वैल्यू 31 दिसंबर 16 की है। अच्छा, अब एसेट 31 मार्च मिड ऑफ द ईयर ही वैल्यू हो रहा है, सीखा हुआ है, 31 मार्च पर ले आएंगे इसको, डेप्रीसिएशन करनी है, रीवैल्यू तो नहीं ना हुआ, रीवैल्यू किस दिन हुआ है, अच्छा इसी दिन हुआ है, तो डेप्रीसिएशन 30,000 जरा मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है, वरना तो 2500 ही ले लेता, ठीक है ना, मैं 2500 को ही करने लगा था परसेंटेज, लेकिन मैंने कहा चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3/12, ठीक है, 625 जी बुक वैल्यू जी। देख लो 25,000 में से 625 निकालना है। अच्छा जी, अब ये रीवैल्यूएशन का दिन आ चुका है, रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखा करते हैं। तो रीवैल्यूड अमाउंट सवाल से देखकर बता दें कितनी है, 32,000, सरप्लस आ रहा है 7625, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, डन जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब डेप्रिसिएशन करनी है 31 दिसंबर 17 पर और रीवैल्यूड एसेट की करनी है, तो 32,000 डेप्रिशिएट होगा रिमेनिंग लाइफ पर। पॉज करें जरा जी, बैठ जी बच्चों, माजरत, तो जरा पॉज किया जी, 32,000 पर रिमेनिंग लाइफ पर, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे 31 मार्च 17 पे। अब 1 जनवरी 2015 पे एसेट खरीदा, तो 31 दिसंबर 15 तक 1 साल, 16 तक 2 साल, और 31 मार्च 17 तक 3/12, कितना बना 2.25 ईयर्स। टोटल लाइफ थी 12 में से निकल गई 2.25, तो आ गया तो 9.75 ईयर्स क्या है रिमेनिंग लाइफ। मिड ऑफ द ईयर वाला सवाल किया था हमने क्लास में, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 9.75। लेकिन ये भी आपको बताया था कि ये 9.75 से डिवाइड होने का मतलब कतन ये नहीं होता कि आपके पास डेप्रिसिएशन 9 महीने की आ गई है, बल्कि आपको डेप्रिसिएशन को ये पूरे साल की एक एसेट एज्यूम भी किया था, तो 250 का एसेट खरीदा था और 2.5 साल उसकी लाइफ थी, तो मैंने कहा था 250 को 2.5 पे डिवाइड करें तो एक साल की डिडक्शन आएगी 100 रुपए, 100 रुपए, और आखिरी साल में 6/12 करना पड़ेगा। तो 9.5, 9.75, 9.25, इनका मतलब ये कतन नहीं होता कि डेप्रिसिएशन मंथ्स में आ गई है, मतलब यही है, ईयर से डिवाइड किया तो पर ईयर डेप्रिसिएशन ही है, ठीक है। तो ये 9.7 से डिवाइड करने पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/12। ठहर जाओ, नशर तो कर लें, डिवाइडेड बाय 9.75 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 जी, 246 2 और 5, ओके, जो भी हो मुझे तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, सवाल की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। तो डेप्रिसिएशन ये भी 17 की है और ये भी 17 की है, ठीक हो गया। तो टोटल करें जरा 30, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया फॉर द ईयर 30, 3 महीने रीवैल्यूएशन से पहले वाला और 9 महीने रीवैल्यूएशन के बाद वाला, ठीक है। तो इसी तरह के एमसीक्यूज हैं भाई, ये मुझे जरा टफ लगा था, मैंने करवा दिया। अब एमसीक्यूज की कैलकुलेशन में, अच्छा इससे ना डिफरेंट आपके एमसीक्यूज मैंने ये भी डिस्कस किया था आपके साथ कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ठीक है। बुक वैल्यू बताओ 2953 और 70। अच्छा, अब इसमें पॉसिबल एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, एक तो ये आपको नजर आ गया कि जी व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2017, तो एक तो उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर मांग लिया, ठीक है। दूसरा वो कह सकता है व्हाट इज द सरप्लस और लॉस, एक एमसीक्यू बन सकता है, यानी कि आपसे ये फिगर पूछ लेता, ठीक है, कि सरप्लस कितना है या लॉस कितना है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन लॉस कितना है। तीसरा एमसीक्यू वो पूछ सकता है क्लोजिंग डेट पर बैलेंस शीट के अंदर एसेट ने कितना नजर आना है, ठीक है, तो एसेट का कैरी डाउन पूछ सकता है वो।
रीवैल्यूएशन सरप्लस का कैरी डाउन पूछ सकता है वो, और पांचवा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी पूछ सकता है वो, ठीक है। अब ये सारी चीजें अवेलेबल तो हैं। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी हमने निकाला, रीवैल्यूएशन सरप्लस पूछे तो ये फिगर, फिर एसेट का क्लोजिंग पूछे तो ये, सरप्लस का क्लोजिंग पूछे तो ये, ट्रांसफर का पूछे तो 586। तो ये 5 ही एमसीक्यूज बन सकते हैं पॉसिबली, इसमें और क्या बन सकता है, ठीक है, सही है। तो जी तो बेटा फॉर द ईयर एक्सपेंस तो डेबिट हुआ था ना, एक्सपेंस डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट 625 से हुआ था, फिर वो 625 अकोमोडेशन वाला ट्रांसफर हो गया एसेट में। एक्सपेंस तो 3 महीने का था ना, एक्सपेंस रिवर्स हो गया। क्या पहले 3 महीने एसेट इस्तेमाल नहीं किया, हम ये कहेंगे? ईयर एंड पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी ना भाई, फॉर द ईयर। ये उसने क्लोजिंग एज ऑन तो एक्सपेंस होता ही नहीं है। वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 17। तो 31 दिसंबर 17 के लिए एक्सपेंस कितना है, 3 महीने वो जो रिवैल्यूएशन से पहले था, फिर वो 3 महीने जमा ऊपर वाला सारा ट्रांसफर हो गया, और अगले 9 महीने का ये एक्सपेंस तो पूरे 12 महीने का ही है ना, ठीक है। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर ये पड़ा होगा, यूं कहो, ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले वाला सारा ट्रांसफर हो गया। सही है जी, चलें आगे। और तो कोई एमसीक्यू नहीं है ना। आपका होमवर्क 1 ये है, आपने सारे एमसीक्यूज करने हैं इसके, ठीक है। हर एमसीक्यू से 2 मिनट 3 मिनट का एमसीक्यू होगा। आप सारों में से जितने कर सकें मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है, सारे ही कर लें, ताकि आपको एक बार तसल्ली हो जाए कि यार हमें सब कुछ ही आता है इसमें, ठीक है। और जो हो एसओसीआई वाले या ओसीआई वाले उनको पेंडिंग कर देना है। बाकी किसी में सवाल हो तो मुझसे कल पूछ लेना, फिर परसों मैंने जवाब को नहीं देना, ओके जी। जी कल ये बात हमारी चल रही थी, ठीक है। मैंने आपको कल ये बताया था कि एक्सपेंसेस, यहां से बात शुरू हुई थी। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड और सर्विसेज आर यूज्ड अप, नो मैटर कैश इज पेड और नॉट। फिर एक आसान सी एग्जांपल बनाई थी हमने कि हम अगर 22 में खड़े हैं, ठीक है, गुड्स जो है ना, गुड्स आसान है, गुड्स की एडजस्टमेंट नॉर्मली अक्रूवल में आती भी नहीं है। बहरहाल उसके बारे में क्या है, आपको गुड्स रिसीव हो गई हैं, आपने कैश पे नहीं किया तो परचेजेस डेबिट या इन्वेंट्री, बाल पर अभी इन्वेंट्री का टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, छोड़ो। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, और अगर कैश पे कर दिया है तो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, गुड्स अभी रिसीव नहीं हुई, पैसे एडवांस में दे दिए हैं, तो एडवांस टू सप्लायर डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर गुड्स आ जाती हैं बाद में तो फिर वो एडवांस क्रेडिट करके परचेजेस डेबिट। तो ये गुड्स नॉर्मली अगर कहीं आ जाएगी एडजस्टमेंट में तो डिस्कस भी हो जाएगा, लेकिन गुड्स की एडजस्टमेंट नॉर्मली एक्रूवल में इतनी ज्यादा फेवरेट नहीं, आ जाए तो कर लेंगे ना। फिलहाल मैंने इसीलिए सर्विसेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया एक्रूवल सिखाते हुए, ठीक है। ये सर्विसेज वाला सीख लें, गुड्स वाला वैसे ही सीखा जाता है बंदे को ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अच्छा, सर्विसेज के बारे में आपको बात था, मिसाल के तौर पर बिजली का बिल है, वापडा वाले भेजते हैं, जब हम बिजली उनकी दी हुई इस्तेमाल कर लें तो वापडा ने बिजली वाली सर्विस दी, हमने वो इस्तेमाल किया यूनिट, और उसके बाद उसका एक्सपेंस पे किया। मुलाजिम हमने एम्प्लॉय रखे, उन्होंने सर्विसेज दी, तो हमने उनकी सर्विसेज यूज करने के बाद उनको सैलरी पे कर दी। बिल्डिंग हमें लैंडलॉर्ड ने किराए पर दी, हमने वो बिल्डिंग प्रेमिसेस यूज की, ये उसने दिया हुआ था, हमें हक इस्तेमाल करने का, अगेंस्ट रेंट एक्सपेंस बन गया हमारा, ठीक है। जब बिल्डिंग यूज अप कर ली तो बिजली यूज कर ली, एम्प्लॉय की सैलरी यूज कर ली, बिल्डिंग यूज कर ली, या मिसाल के तौर पे बैंक से लोन लिया और वो लोन का पैसा इस्तेमाल कर लिया, तो बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करना है, तो वो हमारा एक्सपेंस, ठीक है ना। तो ये 3-4 मैंने एग्जांपल्स बोली कि हम जब सर्विसेज यूज करते हैं उसके अगेंस्ट हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। सर्विसेज यूज की, लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग यूज की, रेंट एक्सपेंस, बिजनेस इसकी एम्प्लॉय की सर्विसेज यूज की, सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। बिजली वापडा की यूज की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बैंक का लोन यूज किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जब हम किसी की सर्विसेज यूज करते हैं किसी भी फॉर्म में तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये बात कल चल रही थी हमारी, पता है आपको, एंड पे जाते थे तेजी में होती है, लेकिन फिर अगले दिन उसकी पिटाई भी तो करनी होती है ना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि 2022 में खड़े होकर अगर आप ये देखते हैं कि आपने सर्विसेज तो यूज कर ली, एम्प्लॉय की सर्विसेज या वापडा की दी हुई सर्विस या लैंडलॉर्ड की दी हुई सर्विस या बैंक का लोन पैसा, वो सर्विस बैंक ने दी हुई पैसा दिया ना अपना, आपने 22 में सर्विसेज यूज कर ली लेकिन 22 में उसके पैसे नहीं दिए, तो एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि सर्विसेज तो यूज अप हो गई हैं। अगर कैश पे नहीं किया तो क्लोजिंग डेट पे क्या बनेगा, पेएबल। तो हमने एक सादा अल्फाज के अंदर ना ये देसी डेफिनेशंस हैं, देसी डेफिनेशंस जो, बहुत शुक्रिया,
जिसके अंदर मैंने करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट ईयर लिखने के बजाय ईयर्स लिख दिए थे। ठीक है, अब 22 में हम खड़े हैं तो मैंने कहा क्लोजिंग पेएबल कब बनेगा, जब सर्विसेज 22 में यूज कर लें लेकिन कैश 23 में पे करें, तो 22 के एंड पे फिर क्लोजिंग पेएबल। और अगर आपने सर्विसेज पिछले साल इस्तेमाल की थी, पैसे नहीं दिए थे, तो इस साल के शुरू होते ही पेएबल पड़ा होगा, तो फिर इस साल में पे करेंगे आप। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने आज सर्विसेज यूज नहीं की 2022 में लेकिन पैसे अगले साल के आज एडवांस में दे दिए, तो इसको कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, और अगर पिछले साल पैसे दिए थे, सर्विसेज नहीं ली थी, तो इस साल के शुरू होते ही वो ओपनिंग प्रीपेड। तो ये सादा सादा एग्जांपल्स कल हमने लिखी थी। सर्विसेज आर यूज्ड इन 22 बट कैश विल बी पेड इन 23, तो 22 के अंदर ये क्या हो गया, क्लोजिंग पेएबल। सर्विसेज वर यूज्ड इन 21 बट कैश विल बी पेड इन 22, तो ये ओपनिंग पेएबल। वो तो उसी के साथ ही बन जाता है। असल मसला क्लोजिंग समझने का होता है। कैश इज पेड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी रिसीव्ड इन 23, तो क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर ऐसे करके सीना तान के गुजरेंगे हम। किसके पास से? एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दी, एम्प्लॉय के पास से। लैंडलॉर्ड को एडवांस रेंट दे दिया है, लैंडलॉर्ड के पास से। एडवांस इंटरेस्ट होता नहीं, उसको साइड पे रख दो। ठीक है, और नॉर्मली बिजली भी एडवांस नहीं, बाल आपका को एडवांस पैसे दे दी तो उसके पास भी गुजरेगा, हाँ भेज भेज बिल भेज, मैंने नहीं देना पैसे, क्यों? पैसे पहले ही दे दिए। बात समझ रहे हो? तो हमने 22 में कैश पे कर दिया, सर्विसेज हमने 23 में यूज करनी है, तो 22 के एंड पे खड़े होकर हम कहेंगे हमारे पास एक राइट है टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, तो ये एक एसेट है। क्लोजिंग प्रीपेड एक एसेट होता है। यही बात पिछले साल पे लगेगी कि अगर कैश 21 में पे किया था और सर्विसेज 22 में आएंगी, तो ये ओपनिंग प्रीपेड 22 के लिए। ठीक है, अच्छा, ये लेजर भी हमने बनाया था। ठीक है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी इलैबोरेशन कर दी बस कल वाले लेजर की। भाई प्रीपेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है। एसेट को ओपनिंग क्लोजिंग पता है किस तरफ आता है। फिर पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग किस तरफ आता है। एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है, बचपन वाली एंट्री, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, डेबिट साइड पे कैश और बैलेंसिंग फिगर। आज स्टेप्स लिखवाता हूं, स्टेप्स लिखवा के उन स्टेप्स को हम सवाल के अंदर अप्लाई भी करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी तो कल वाली रिवीजन चल रही है। पहला सवाल जो मैंने करवाया था ना कल, ठीक है, वो आज स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं बोर्ड पे दोबारा सॉल्व करूंगा, इंशाल्लाह आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन फिर उससे अगली बातें मजीद होंगी जिसमें आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे, तो वो फिर कल कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, पहली बात, एक्सपेंस भी होता है, पेएबल या प्रीपेड भी होता है, कैश भी पे हो रहा होता है। अब ये दो तीन अकाउंट्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं अगर आप सहूलत चाहते हो तो आप एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बना लिया करो, इसको वन अकाउंट अप्रोच कहते हैं। तो ये आपके सामने जो लेजर बना हुआ है इसमें वन अकाउंट अप्रोच यूज हो रही है। इसी के अंदर प्रीपेड या पेएबल, इसी के अंदर कैश भी और इसी के अंदर एक्सपेंस भी। ठीक है, सही है ना। अच्छा, इस लेजर के अंदर 4 चीजें नॉर्मल हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। इन 4 में से कोई 3 चीजें निकल आए तो चौथी बैलेंसिंग निकल सकती है ना। ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस ले दे, कैश निकाल लो। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश निकल आए पहले गिवन उस सवाल में, तो एक्सपेंस बैलेंसिंग। ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, कैश, एक्सपेंस निकल आए, क्लोजिंग बैलेंसिंग। तो 4 चीजें हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। इन 4 में से कोई 3 हो तो चौथी बैलेंसिंग हम निकाल लिया करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, जो सवाल के अंदर जिस तरह से हमें गाइड किया करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्लोजिंग अगर पेएबल है तो ये क्या है, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नजर आएगा। लायबिलिटी क्यों है, एक ऑब्लिगेशन होती है टू पे इन फ्यूचर। और क्लोजिंग प्रीपेड एसेट क्यों है, ये एक राइट होता है टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है, ये बातें आपकी लिखी हुई, तस्वीर बना लेना आप अभी। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ अल्टरनेटिव नेम्स मैंने लिखे कि प्रीपेड को एडवांस भी कह दिया जाता है। ठीक है, और पेएबल को ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर्स, एक्रूड, ओइंग, और भी कोई है, कोई और रह गया हो तो मेरे ख्याल में काफी है, और को आ गया तो वो भी लिख लेंगे। और ये ना इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा, ये अल्फाज हैं बड़े खतरनाक। ये ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर्स, एक्रूड या ओइंग, ये अगर एक्सपेंस के साथ लगे तो पेएबल का मतलब देते हैं, इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल का मतलब देते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी चूंकि इनकम आज मैंने पढ़ाई नहीं है, एक्सपेंस पक्का करें, कल के हाफ लेक्चर में भी इनकम एंड पे कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इनकम एंड पे करेंगे, लेकिन इनकम ने फिर जाके एनपीओ में आ जाना है। एनपीओ के अंदर एक्सपेंस भी होगा और इनकम भी बड़ी पिटाई के साथ आपको एक्रूअल का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें होती हैं। 2 दिन में होने वाला टॉपिक जरूर है, लेकिन ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से करने वाला पूरा सेशन सुकून में रहेगा, जैसे आगे 16 अच्छे तरीके से करने वाला पूरा सेशन सुकून में रहेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जमाई लेने की तो जरूरत ही नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अच्छा, तो प्रीपेड को एडवांस भी कहा जाता है, अल्टरनेटिव नेम बताया। ठीक है ना, और पेएबल को ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर, एक्रूड, ओइंग, इनमें से भी कोई चीज कहा जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने पहले कल की रिवीजन प्लस कुछ चीजों को ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर किया। इसको आप जो है वो अगर इसकी पिक्चरें लेना चाहते हैं तो ले लें। आमिर भाई, ना तो ये यूपीएस पे हुआ है और ना ही ये लाइट्स चेक की हैं आपने कि कहां से बंद होती हैं, प्रोजेक्टर के साथ तो नहीं है।
सारी हो जाए, पहले वाली 4 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये कोई मसला नहीं है, तो अच्छी हो जाए, व्यू अच्छा हो जाए, जरा इधर का भी उनका भी नहीं, फिर भी जरा चस से नहीं ना आती। जी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम एक्रूवल का सवाल करने के लिए ना जी कुछ स्टेप्स को फॉलो किया करेंगे, ठीक है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये लिखे पड़े हैं इस तरफ, बहरहाल मैं जरा पहले इधर गंदे बंदे लिख लेता हूं, फिर साफ वाले तस्वीर बना लेना, ठीक है। स्टेप्स हमारे एक्रूवल का सवाल सॉल्व करने के जो है, जरूरी नहीं कि तरतीब यही हो, आप तरतीब थोड़ी सी बदल भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस और कैश चाहिए, कभी ओपनिंग क्लोजिंग कैश होगा, एक्सपेंस निकल आएगा बैलेंस, कभी ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस होगा, कैश निकल आएगा बैलेंसिंग, कभी ओपनिंग कैश और एक्सपेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंसिंग। तो रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन 4 स्टेप्स यही होंगे, ठीक है। स्टेप 1 जो होगा हमारा, उसमें हम ओपनिंग लिखा करेंगे, ठीक है। अभी ना नोट करें प्लीज, मैं आपको नोट करने के लिए पिक्चर दूंगा या नोट करने के लिए आपको दूसरे वाली अंग्रेजी दूंगा जिसमें जरा सही अंग्रेजी लिखी हुई है मैंने आराम आराम से, ठीक है ना। तो ओपनिंग लिखेंगे, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करेंगे, और कैश रिकॉर्ड करते हुए अंधाधुंध कैश रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, अंधाधुंध। क्या मतलब, अंग्रेजी लिखी हुई है स्टेप के अंदर, आपको वहां से दिखा देता हूं। कैश रिकॉर्ड करते हुए हमने ये नहीं देखना कि पेमेंट कितने अरसे की, आपने अगले 5 साल का एक्सपेंस आज पे कर दिया इकट्ठा, अगले 5 साल का कराया एडवांस, ये पकड़ो लैंडलॉर्ड, ये पकड़ो 5 साल, बोलना मत, इधर आना दिखना भी मत, यहां पे निकल जाओ, मैं काम करने दो यहां पे। तो 5 साल का रेंट अगर आपने एडवांस में दे दिया है, तब भी कैश रिकॉर्ड करते हुए आपने इस चीज को नहीं देखना। कैश रिकॉर्ड करते हुए सिर्फ आपने ये देखना है कि हमारे जिस पीरियड की बात हो रही है, अगर उस पीरियड में हमारी जेब से कैश निकल गया है तो कैश रिकॉर्ड कर दो। इसलिए मैंने कहा अंधाधुंध, ये नहीं चेक करना आपने कितना पीरियड कवर हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे जी, वी विल रिकॉर्ड कैश। तीसरा स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग, कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब क्लोजिंग निकालते हुए आखिरी पेमेंट पकड़ेंगे, आखिरी पेमेंट पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, और उसकी रेंज चेक करेंगे, ठीक है, उसकी रेंज देखेंगे। अब रेंज जो है वो 2 सूरतों के अंदर अब जा सकती है, या तो वो हमारे साल से पहले रुक जाएगी, ये मैंने रुक लिखा है, हमारे साल से पहले रुक जाएगी, ऐसी सूरत में क्लोजिंग पेएबल निकलेगा, ठीक है जी। और या वो हमारे साल की बजाय पीरियड, मैंने वहां स्टेप में पीरियड लिखा, ज्यादा बेहतर पीरियड है, 3 महीने 6 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस भी तो बन सकता है, महीने का भी तो बन सकता है, ठीक है ना। तो बहरहाल हमारे साल से आगे निकल जाएगी अगर, तो क्लोजिंग में जाहिर है आपने एक पेमेंट की है जो साल से आगे की भी कर दी, आपका साल एंड हो गया, आपने आज खड़े होकर अगले 6 महीने का किराया दे दिया, दिसंबर में खड़े होकर, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन 6 महीनों का किराया आपने दिसंबर में दे दिया, तो दिसंबर के अंदर 1 महीने का तो एक्सपेंस बनेगा, और क्लोजिंग डेट पे कहोगे अगले 5 महीने मेरे क्लोजिंग में प्रीपेड पड़े हैं, ठीक है ना। तो रेंज चेक करनी है आपने, और रेंज देखते हुए आपको पता लगेगा, अगर तो पेमेंट आपके साल से पहले रुक गई तो फिर क्लोजिंग पेएबल निकलेगा, नहीं तो प्रीपेड। और स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जो कि एक्सपेंस की फिगर होगी। तो एक्सपेंस कहां जाता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देंगे, अच्छा चलें ले जाएंगे अदब से, ओके। ये है जी डिस्पोजल के 4 अदद स्टेप्स, जरा रिवाइज करवाएं मेरे साथ, जुबानी जुबानी बोला मैंने। सबसे पहले हम ओपनिंग लिखेंगे, फिर जी बस करें, मेरा सुन लें। स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करेंगे अंधाधुंध, जिस मर्जी अरसे का है हमारे पीरियड में पे हुआ रिकॉर्ड करो। स्टेप 3 क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आखिरी पेमेंट पड़ गई उसकी रेंज देख लेंगे। आखिरी पेमेंट इसलिए कह रहा हूं कि आखिरी पेमेंट से पता लग ही जाता है, और साल में अगर एक ही हो तो वही पहली वही आखिरी, ये ना कहना सर एक ही पेमेंट सवाल नहीं हो सकता, आखिरी पेमेंट तो है नहीं। अच्छा, तो क्लोजिंग कैलकुलेट करते हुए अपने साल की पेमेंट को देखेंगे, आखिरी पेमेंट को, और उसकी रेंज देख लेंगे, अगर पहले रुक गई तो पेएबल, नहीं तो आगे निकल गई तो प्रीपेड, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस की फिगर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप्स आपने यहां से देखकर लिख लेने। Steps to solve accrual question. We will write opening balances. Step 2, we will record cash. Step 3,
वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग. स्टेप 4 बैलेंसिंग विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस. बस कैश रिकॉर्ड करते हुए क्या देखना है, इग्नोर पीरियड कवर्ड बाय पेमेंट. इफ कैश इज पेड इन आवर पीरियड रिकॉर्ड इट. और बैलेंस क्लोजिंग निकालते क्या करना है, वी विल चेक द रेंज ऑफ लास्ट पेमेंट. इफ इट एंड्स बिफोर आवर पीरियड एंड देन देयर विल बी क्लोजिंग पेएबल, एंड इफ इट क्रॉसेस आवर पीरियड एंड देन देयर विल बी क्लोजिंग प्रीपेड. ठीक है जी. अच्छा जी, पहले यदि तस्वीरें खींच लो फिर. ये पकड़ना जरा. जज़ाकल्लाह. कुछ लिख रहे हैं इसलिए मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन अब नए सिरे से कोई लिखना ना शुरू कर दे. अब उनके लिए वेट नहीं होगा. एक मिनट, जाते हैं उधर. स्पीड मार भाई, स्पीड मार. लिटमस पेपर है इस वक्त. तुम मेरा भाई. ओ यार भाई, तुम अपना काम करो यार. किस किस को सेंड करोगे? 10 12 15 बच्चे तुम्हें नजर आ रहे हैं जो लिख रहे हैं. हो गया, बस हो गया यार. ये फिर बात कर लेना. कुछ सुनो ना, खा लेना मेरे को. हाथ तले ही बैठे हो ऐसे. यार मैंने क्यों मारना है, उसे भी पता है. ओके जी, अब इन स्टेप्स को हम अप्लाई करते हैं जो कल क्वेश्चन किया था उस पर. ठीक है, क्वेश्चन 1 पहले अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर मैं करूंगा. फिर वो अप्रोच यूज करते हुए क्वेश्चन 2 आप करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. फिर आप 3 करेंगे, मैं सोल्यूशन प्रेजेंट करूंगा. उसके बाद फिर 4 से पहले 2 तरह का ट्रायल सिखाऊंगा. फिर आपको कोई 8-9 सवाल होमवर्क में दे दूंगा इसके, और हर सवाल इतना इतना होना है जितना पहला था. एक आखिरी सवाल से थोड़ा लेंथी है, वरना टेस्ट में क्या करना है बेटा, आप लोगों ने अकाउंटिंग का ही टेस्ट है ना. अकाउंटिंग के टेस्ट के अंदर मैंने कल एक पीपी का नोट आपसे बनवाना है, एक इंपेयरमेंट का सवाल आपसे करवाना है, 2-3 एमसीक्यूज दे देने हैं, और अब तो दिल कर रहा है एक्रूअल का भी सवाल एक आधा आ जाए. चलो अगली बार सही. ठीक है, लेकिन ये बता दूं, अब बस बहुत हो गई, ट्रेनिंग पीरियड इज ओवर. अब इस टेस्ट के अंदर छुट्टी तो वैसे ही जिसने की, बस उसका बोरिंग कॉस्ट शुरू करना है ना. ठीक है, उस दिन आपने टेस्ट दिए बगैर आना है, यानी कल बुनियाद डल जानी है. ठीक है ना, तो आपके मैंने क्लास मिस करा देनी, मैं निकाल दूंगा क्लास से. तो टेस्ट लाजमी देना है कल. और अगली बात, अब टेस्ट फेल भी नहीं करने आप लोगों ने, पूरी फाइट पुटअप करनी है. हर बच्चा ये कोशिश करे, ट्रेनिंग पीरियड अब ओवर है, अब टेस्ट जैसा भी होगा आपने उसको पास करना है. हर बच्चे ने पास करना है. पूरी फाइट करने वाले इंशाल्लाह लाजमी पास होंगे. ओके. अच्छा, पर्चा हमेशा आसान नंबर भी लिए हुए होता है, हर सवाल भी आसान नंबर लिए, मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी आसान नंबर होते हैं. ठीक है, तो आप आसान नंबर छोड़ा ना करें, मुश्किल में से भी कुछ ना कुछ मिल जाया करते हैं. और अगर 2-3 सवालों वाला टेस्ट है तो उसके अंदर कोई सवाल एवरेज होगा, कोई मुश्किल होगा, कोई बहुत मुश्किल होगा, तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है. पहले मुश्किल को हाथ डाल के मुसीबत में नहीं पड़ना, जो चीज आसान लगे वो पहले कर लिया करें, ताकि कम टाइम में आपकी बेल्ट में मार्क्स आते जाएं और फिर आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएं. ठीक है ना, 0 से 50 का सफर तय किया करें हमेशा पर्चे के अंदर. तो ये छोटी छोटी टिप्स साथ साथ चलती हैं जी. अच्छा जी, मैं बहाने से जरा नोट भी करवाया ना, बातें भी हो गई. अच्छा जी, वो कह रहे थे बच्चे के ये वाला भी हमें चेक करा दें. ये वाला नहीं, ये ना नोट करें, ये किसी एक आधे बच्चे ने जो फरमाइश जिन्होंने की है बस उनके लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. खिंच लो यार, खिंच लो यार, ताड़ी मेहरबानी यार, खिंच लो. ये नहीं कि जो नए मोबाइल निकाल कर जो खींच रहे थे उनको कहा था जल्दी खींच लो. अच्छा जी, क्वेश्चन था ये. आमिर भाई, क्वेश्चन ऐसे ही दिखाना है आपने जैसे पिछली क्लास में दिखाया. ये वैसे इसके साथ ना ये लिख सकते हैं जो रह गए, मैंने सारे नाम ये 3-4 लिखे हुए हैं. 3 लिखे हैं, पेबल, ओइंग, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एरियर भी यही है. ठीक है, मैंने कुछ तो लिख दिए थे, कुछ 12 लब लिखवा दिए. यहां से आमिर भाई लगा दें.
यहां सवाल नजर आ रहा है, एंड वाले बच्चों सवाल नजर आ रहा है, एंड वाले फिजिकल बच्चों हाइब्रिड को तो नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बना दें। अब मूव तो नहीं कर रहा कैमरा आमिर भाई? अच्छा, तो अब हम अपने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक्रूवल का सवाल करेंगे और फिर आइंदा ऐसे ही किया करेंगे जी। स्टेप 1, वी विल कैलकुलेट, वी विल राइट ओपनिंग, नॉर्मली लिखा होता है वी विल राइट ओपनिंग। तो 1 जनवरी साल है, पता साल ही नहीं है, सुभान अल्लाह, इस सवाल के अंदर साल की कैद ही नहीं है, बट ठीक है कोई 11 महीने 12 महीने, ठीक है मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेता हूं। तो ओपनिंग में प्रीपेड है कोई? ओपनिंग सवाल ऐसे कर लें कि बाद में यहां पे कोई नोट करना पड़े, तो वैसे करना तो नहीं है मैंने। ओपनिंग प्रीपेड जी, कितना ओपनिंग प्रीपेड है? सवाल खामोश तो खुद से नहीं अज्यूम करते रहना। ओपनिंग पेएबल तो कोई होगा, अज्यूम ना कर लें कुछ नहीं। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप 1 हो गया जी, डेट की जगह मैंने खाली छोड़ दिया। अच्छा, स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश। आसिफ हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1100 फॉर 11 मंथ, ठीक है। तो भाई कैश पे हुआ है, तो एंट्री बोलो, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो रेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 1100 से। स्टेप 2 हो गया जी। स्टेप 3, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। और चलो टाइमलाइन 1-2 सवालों में पहले मैं बना देता हूं, वैसे आपने नहीं बनानी, ज़बानी किया करना है, पर्चे में इतना टाइम नहीं होता कि टाइमलाइन बनाते रहो बैठ के। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता कि 1100 किस महीने पे हुआ, बस 1100 ही पे हुआ है, ठीक है। हो सकता है हर महीने पे होता रहा हो। सवाल ने तो बिल्कुल आसानी से बता दिया था कि दिसंबर का जो किराया है, इधर गया, द बिल ऑफ 100 फॉर लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज स्टिल पेएबल, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तक की पेमेंट हो चुकी थी, ये आखिरी महीने की पेमेंट नहीं हुई, लेकिन बिल दिसंबर का है, मतलब बिजली दिसंबर में इस्तेमाल हुई पड़ी थी, ठीक है। तो फिर ये क्लोजिंग में क्या बन जाएगा? क्लोजिंग पेएबल तो इस तरफ आएगा, क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल। अच्छा ठीक है, एसेट का क्लोजिंग इस तरफ आता है, वो तो सवाल में है नहीं, और सवाल ने हमें बताया क्लोजिंग में पेएबल जो है वो 100 रुपए का बिल है, ठीक है जी। तो स्टेप 4 में हम क्या निकालेंगे? एक्सपेंस की फिगर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, और ये बैलेंसिंग फिगर 1200, ठीक है। अब अगर हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक इसको पहुंचाएं, हमने तो हर टॉपिक वहां पहुंचाना होता है ना। आइए 16 में भी ऐसे ही किया था हमने, 36 भी उसी के साथ मिक्स हो गया था, ठीक है। तो यहां पे भी करते हैं यही काम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नजर आएगा 1200 रुपया, माइनस करना तो कर दें, वैसे एक्सपेंस लिखा हुआ था। और बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज में आपका इलेक्ट्रिसिटी पेएबल नजर आएगा 1200 जी, 1200 नहीं नजर आएगा, यानी आपकी एक्सपेंस वाली फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाया करेगी, और क्लोजिंग में अगर पेएबल होगा तो करंट लायबिलिटीज में, और अगर प्रीपेड होगा तो करंट एसेट्स में चला जाया करेगा। ये एक्रूवल का टॉपिक है बस, ठीक है, सही है। यही कल सवाल किया था ना, अब दोबारा कर लिया, अब आप कंफर्टेबल हैं आप लोग, ठीक है। चले चले फिर सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करें। मिस्टर उमर एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2008। रेंट ऑफ, अच्छा 1 जनवरी 8 को हमने ये एक्वायर किया, तो ओपनिंग प्रीपेड या पेएबल भी तो होना ही है। सोच में क्यों पड़े? 1 जनवरी को अगर कोई बिल्डिंग एक्वायर किया ना भाई, तो पहला दिन ही है उसका इस साल में, ठीक है। कुछ प्रीपेड नहीं, कुछ ओपनिंग प्रीपेड या पेएबल का मतलब क्या होगा? पिछले साल के एंड पर क्लोजिंग था, चाहे साल के पहले दिन आप एक्वायर करके पैसे दे रहे हो, तो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं बन सकता, ये साल की ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना। ओपनिंग मींस जो पिछले साल क्लोजिंग में पड़ा था वो बस उठा के ओपनिंग करते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग कुछ भी नहीं है। शुरू करें शुरू करें शुरू करें। भाई कितने बच्चे कर चुके? छोटा सा सवाल है।
10-12 हैं, बाकियों को अगली दफा ये माफी नहीं होगी, अगली बार 2 मिनट में एक सवाल करना है। इसलिए तो मैं आपसे करवा रहा हूं सवाल के घर पे जाके आपने जब होमवर्क करना है तो परेशान ना हो। देखेंगे ना सवाल, 10 सवाल सर ने होमवर्क में दे दिए, अब ऐसे 10 सवाल हो तो क्या है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस स्लो से स्लो बच्चा 20 मिनट में कर ले 5, 7, 10 सवाल। अच्छा जी, एक चीज थोड़ी सी जरा सुन लें। वैसे कितने बच्चे कर चुके? अच्छा देखें, ये मैं लिखता एक्सपेंस हूं, लेकिन इसमें प्रीपेड भी आ रहा होता है, इसमें पेएबल भी आ रहा होता है, इसमें कैश भी आ रहा होता है, इसमें एक्सपेंस भी आ रहा होता है। तो फिर ये हम क्या करते हैं, समझ से बार बात। असल में ना, ये मैंने आपको कहा था कि कंसोलिडेटेड लेजर है, ठीक है, ये वन अकाउंट अप्रोच है, ठीक है ना। दूसरी बात एक और भी बताता चलूं, आपके एक रेंट एक्सपेंस के लेजर के अंदर एक ही वक्त में प्रीपेड भी हो सकता है और पेएबल भी हो सकता है। रेंट की नेचर ऐसी है, इंटरेस्ट नहीं प्रीपेड होता कभी, पर रेंट एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल भी। कैसे? आपने 10 बिल्डिंग्स किराए पे ली हुई हैं, जिसमें से 7 बिल्डिंग्स का किराया आप एडवांस में पे करते हैं और 3 का एरियर में। अब बिल्डिंग का रेंट तो यही है ना, बिल्डिंग चाहे आपके एग्रीमेंट है एडवांस रेंट देते हैं, कहीं भी एग्रीमेंट है कि आप एरियर में रेंट देते हैं, है तो रेंट ही ना। तो रेंट एक्सपेंस का एक ही लेजर बनेगा, कुछ का प्रीपेड निकल रहा होगा एडवांस वालों का, कुछ का पेबल निकल रहा होगा एरियर वालों का। तो एक ही वक्त में इस लेजर के अंदर प्रीपेड और पेबल दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन एक ही आएगा वैसे सवालों के अंदर नॉर्मली, ठीक है, आ सकता है, कुछ सवालों में आ भी जाएगा। ओके, अच्छा जी, कितने बच्चे कर चुके? स्टेप 1, वी विल राइट ओपनिंग। तो यकम जनवरी 2008 पर ओपनिंग बैलेंस कितना है? कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब पढ़ते हैं सवाल। वो कहते हैं जी, उमर एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 8, रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड ऑन सेकंड डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का 2 अप्रैल को, सॉरी इधर, फिर अप्रैल, मई, जून का 2 जुलाई को, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का 2 अक्टूबर को। ऐसा ही है, और बस साल एंड हो रहा है, बस साल एंड हो गया, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, ये एरियर में पे कर रहे हैं, सॉरी, एट द एंड ऑफ, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का 2 अप्रैल, फिर अप्रैल, मई, जून का 2 जुलाई, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का 2 अक्टूबर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इस साल में पे नहीं होना, ठीक है। तो कैश 3 दफा पे होगा। कैश रिकॉर्ड करते हो तो अंधाधुन करना है। और वो कहता है रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज, भाई एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो फिर 1000 अंधाधुन इसको कहते हैं। नहीं देखा हमने किस अरसे की पेमेंट है, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट पर आए और आखिरी पेमेंट को पकड़ लिया। हाँ भाई तेरी रेंज, इसने कहा सितंबर तक, हमने कहा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर इसका मतलब पे नहीं हुए। तो क्लोजिंग डेट पर फिर क्या आ गया? पेबल आ गया। कितना जी? 1000। तो एक्सपेंस कितना बना? देखो ना, अगर हर क्वार्टर का रेंट 1000 था तो 4 क्वार्टर साल में 4000 एक्सपेंस बनता था ना। हमारी इस अप्रोच से हमें ऑटोमेटिकली ये 4 ही मिल गया, ठीक है। यहां से नोट करने की बजाय कौन सा, यहां से नोट करो, तो पिक्चर ले लो। ये देखो, अप्रैल, यकम अप्रैल को पे हुआ, यकम जुलाई को पे हुआ, यकम अक्टूबर को पे हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों का देखो रेंज, आखिरी पेमेंट की रेंज कहां तक है? यकम जुलाई से 30 सितंबर तक। तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई पे नहीं हुआ, चाहे वो अगले साल के पहले दिन भी, यकम जनवरी 2009 पे हो जाए, 31 दिसंबर 8 की शाम को, तो पेबल ही है, ठीक है। तो क्लोजिंग पर क्या आ गया? पेबल। और हमारा सवाल ये एक्सट्रैक्ट समेत आप नोट कर लें, ठीक है, सही है। चलो समझ आ रही है सबको? एंजॉइंग विद उमैर एंड 150 अदर्स। वो उधर भी कुछ बैठे हैं ना, मिला लगे शायद 120-25 हैं आज माशाल्लाह। कुछ कम है उधर आबादी ना, हाँ इधर भी कुछ एंड वाली सीटों में कम है। एक्रूअल जो चल रहा है आसान ही बड़ा है। इन्होंने ही रोना है जो छुट्टी करके बैठे हुए हैं, इन्होंने ही रोना है।
ये जब अगले टॉपिक में जाके रूल आया ना कैश फ्लो में। हाँ जी, तीसरा सवाल कर दें फिर, तीसरा सवाल करें, शाबाश। ये कल वाला होमवर्क लिखा हुआ है, इसको ना समझें आज होमवर्क है, आज तो क्लास वर्क चल रहा है ये। ये दोनों सवाल इकट्ठे करना बहुत जरूरी है, दूसरा और तीसरा, इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं इनको। हाँ, अब तो हो ही जाना चाहिए। बचपन वाले ये इंट्रो के बच्चों को इतना टाइम लगाया जाता है रूल पे जितना आप लोगों ने लगा दिया। हमने कौन सा पढ़ी हुई है। चलो, वैसे मैच्योरिटी तो होती है, थोड़ी जल्दी सीख लेता है बंदा जी। कितने बच्चे कर चुके? सुस्ती बड़े। दूसरे सवाल में 3 महीने का किराया 3 महीने गुजरने के बाद पे हो रहा था। तीसरे सवाल में इन 3 महीनों का किराया पहले ही दिन एडवांस पे हो रहा है। ये फर्क है, डेट भी फर्क है। हिम्मत कर ले, हिम्मत कर ले, कुछ नहीं होता, हिम्मत कर ले भाई, कर ले हिम्मत, कर ले यार, हिम्मत कर ले भाई, कर ले हिम्मत यार, क्यों सुन रहा है उसकी बातें, कर ले हिम्मत, कर ले हिम्मत। गलत हो जाएगा, क्या होगा? ऐसा रट्टा लगाया है मेरे दोस्त ने। हाँ भाई, तुम्हारा सवाल गलत है। अच्छा, जवाब गलत है, सवाल तो सही था जी। कितने बजे कर चुके? अच्छा सुने, आप बाकी मिलकर करते हैं, और भी काम करने हैं, और भी गम है जमाने के अंदर। आप लोग तो इस सवाल को लेके बैठ गए हैं, मेरे लिए तो और भी बहुत से काम है। रोज रात को सोते हुए घरवाली कहती है क्या मोबाइल कैलेंडर खोला हुआ है, मैं कहता हूँ ये दिन गिन रहा हूँ कितने रह गए हैं और काम कितना रह गए हैं, ठीक है ना। तो गम और भी है जमाने के अंदर। आप लोग तो थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएंगे पूछना, सर सिलेबस कब खत्म होगा, और ऐसे बच्चों को मैं क्लास से निकाल देता हूँ। उस्ताद को पहले इसी चीज की टेंशन होती है, फिर आगे पूछने सिलेबस कब खत्म होगा, जब कहा तभी खत्म होगा, हद होगी। वैसे ही एक ख्याल आ गया। अच्छा सुने सुने सुने, उमर एक्वायर्ड आ दुकान ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी, नहीं, अबसार एक्वायर्ड आ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम फरवरी 2008। रेंट पर मंथ इज 500। अ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज टू बी मेड इन एडवांस फ्रॉम यकम फरवरी, यानी कि हर क्वार्टर में 1500 पे होना है, लेकिन क्वार्टर के स्टार्ट पे, ठीक है। अच्छा, अगली बात, 1500 पे होना है और एडवांस में पे होना है का मतलब क्या है? यकम फरवरी को ये रेंट एग्रीमेंट शुरू हुआ है, तो फरवरी मार्च अप्रैल का यकम फरवरी पे होगा, फिर अप्रैल ये मई जून जुलाई का यकम मई को, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर का यकम अगस्त को, फिर नवंबर दिसंबर 2 माह का नहीं, पे 3 का ही होगा, नवंबर दिसंबर और जनवरी का यकम नवंबर को। जी क्यों पेबल में जाएगा? हमने कैश पे किया है। पेबल तो वो होता है कि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कैश पे नहीं किया। अपने स्टेप्स पे चलें। ओपनिंग कुछ था नहीं, वी विल रिकॉर्ड कैश। मैंने कहा था कैश रिकॉर्ड करते हुए अंधाधुंध करना, सोचा तो फिर अजीब अजीब सोचा, ठीक है। तो कैश रिकॉर्ड करते हुए अंधाधुंध, हमारे पीरियड में पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है? पेमेंट हुई है 1500 और 1500। तुमने एक 1500 नहीं लिखा था मेरे दोस्त, बाद में यहां लिख लिया फिर जी। अच्छा अब सुने, अब क्या करना है जी? अब आखिरी पेमेंट को पकड़ना, उसे कहना हाँ भाई तेरी रेंज। उसने कहा मैं हूं
नवंबर, दिसंबर और जनवरी का किराया। हम कहेंगे हमारा साल तो दिसंबर पे एंड हो गया, यानी अगले साल का जनवरी हमने प्री पे कर दिया है। इसका मतलब क्लोजिंग डेट पर पेएबल कोई नहीं है, क्लोजिंग डेट पर प्रीपेड आ रहा है, क्लोजिंग में प्रीपेड है। ठीक है, अब कितना है? अच्छा, एक महीने का 500 वैसे लिखा हुआ था, लेकिन मुश्किल सवाल की तैयारी कराता हूं आपको कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेंट दिया ही क्वार्टरली हो, तो आप क्या करोगे? 1500 डिवाइड बाय 3 करोगे और जितने महीने चाहिए यहां पर वो कर दोगे, अभी एक चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ऐसा था नहीं, 500 वैसे भी अवेलेबल था। स्टेप 3 हो गया जी। स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है जी, कितनी है? आप खुद देखो ना, अगर 500 किराया हो तो यकम फरवरी को दुकान लिया तो खर्चा तो 11 महीने का किराया बनता है ना, तो 5500 ही बनता था। ठीक है, आपने थोड़ा ही उसको 6000 ले लेना था। यहां से नोट मत करो भाई, आपके लिए साफ सुथरा नोट किया हुआ है, पहले ये कर लो। बेटा एडवांस में जो पेमेंट हुई है, इस साल का एडवांस जो है, इस साल में एडवांस पेमेंट हुई ना, इस साल के 2 महीने का खर्चा बन गया और 1 महीने इस साल का क्लोजिंग एडवांस है, वो अगले साल में ओपनिंग बनेगा। अल्लाह के बंदो, आप 31 दिसंबर 8 पे खड़े होकर अगले साल 9 वाले साल के जनवरी को प्रीपे किए खड़े हैं, अभी तो आप 8 में ही खड़े हैं। ये क्लोजिंग प्रीपेड 31 दिसंबर 8 पे निकला हुआ है, देखें ये जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लें बेटा, देख देखा पढ़ लें जरा जाके। ठीक है, जरा मुझे बच्चों को नोट करवाने, फिर मैं सवाल पे जाता हूं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बस एक क्वार्टर का ही पे हुआ? ऐसे नहीं होता, ये रेंट एग्रीमेंट होते हैं। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये बैठ के 2 लोग स्टार्ट पे तय करते हैं। आप कोई बिल्डिंग किराए पे लेने गए, उन्होंने कहा इसका महीने का किराया 500 है और हर 3 महीने का किराया हम एडवांस में लिया करेंगे। ये बात क्यों है कि लेंगे क्वार्टरली इन एडवांस। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग आपके पास ही है तो बेटा हर क्वार्टर में देना पड़ेगा। और अगली बात सुनो, एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि रेंट, अगर मिसाल के तौर पर पिछले सवाल की बात करूं तो हमने क्या कहा, हर 3 महीनों किराया 3 महीने बाद पेएबल होगा। रेंट एग्रीमेंट में कैसे लिखा होगा? अभी आगे जाएंगे ना, बोरिंग कॉस्ट में तो ऐसे लिखा होगा, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन एवरी 6 मंथ या 3 मंथ्स। ऐसे ही यहां पे रेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा कि रेंट इज पेएबल आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। अब जब भी आपके लैंडलॉर्ड साहब 3 महीने बाद तशरीफ लाएंगे, वो कहेंगे जी रेंट दे दो, तो आप कहोगे लिखा हुआ रेंट इज पेएबल, पे तो नहीं करना। ठीक है, तो 6 महीने बाद पेएबल, 9 महीने बाद, हमेशा सारी जिंदगी पेएबल ही रहेगा, पे नहीं करना, ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट में लिखी हुई बात होती है और वो फिर उसी तरह से हम जो है वो फुलफिल भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जी अगर कहीं लिखा हुआ है, अच्छा फिर जी बेटा, अगर 1 जनवरी को होता तो क्वार्टर किसका ओपनिंग में जाता भाई? 1 जनवरी को अगर आपने खरीदी, ये एक्वायर किया प्रॉपर्टी, तो पहला किराया कैश डेबिट, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 1 जनवरी को होना था। 3 महीनों का जनवरी फरवरी मार्च, फिर 1 अप्रैल को, अप्रैल मई जून। ओपनिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या आप लोगों ने कुछ साथ में कुछ पे किया है? क्या साथ में कोई 8 का खर्चा पे किया है? 8 में तो प्रॉपर्टी लिया, ओपनिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग बनेगा, यूं कहें। हद हो गई, गुस्सा चढ़ा दिया उन्होंने, समझ आई है? डरा के समझाया था मैंने, आपस की बात है बच्चों को। अच्छा जी, अच्छा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ गई। पूरे 5 मिनट मुझे जरा तवज्जो मेरी तरफ हो आप लोगों की, ठीक है? अच्छा जी, एक छोटी सी एग्जांपल सुने प्लीज। मेरी एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ। मेरी एग्जांपल में है ₹1। 1 रुपया 1 महीने का बिजली का बिल आता है, तो फिर 12 महीनों का 12 रुपए, समझाने के लिए, ठीक है? रेंट पर मंथ इज ₹1। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब अकाउंटेंट जो है ना, अकाउंटेंट वो कैश पेड रिकॉर्ड करता है नॉर्मली, ठीक है ना? होता क्या है, मिसाल के तौर पे
11 महीनों का बिल हमने पे किया, तो जो बचपन में आपने सीखा हुआ है वही काम करता है जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 11 रुपए, और मिसाल के तौर पे 14 रुपए का आपने एक्सपेंस पे, ये रेंट पे कर दिया, तो उसने चुप करके एंट्री की रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 14 रुपए, ठीक है, क्योंकि उसने एक्रूवल प्रीपेमेंट वाली क्लासेस नहीं पढ़ी थी, बेसिक्स पढ़ के चला गया था। एक्रूवल तो सर ने पीपी के बाद कराया था, I-16 और I-36 के बाद, ठीक है ना, उसको एक्रूवल नहीं आता था। अब ये वो वाला अकाउंटेंट है जो बेसिक्स में आप लोगों ने 13वें 14वें लेक्चर तक जो बेसिक्स पढ़ी थी, वो क्या करता होता था, इस क्लोजिंग को उठाकर ले जाता था ट्रायल बैलेंस में, ठीक है ना। ओपनिंग नहीं बनता भाई एक्सपेंस का, कभी क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनता, होश करो, ठीक है ना। ये क्लोजिंग कहां जाते हैं, ट्रायल में। तो ये जो ट्रायल नजर आता था वो इस तरह का होता था, ये टाइप 1 का ट्रायल है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और रेंट 11 और 14 नजर आता था, ठीक है। और इसके साथ मैंने नहीं लिखा एक्सपेंस है, पेड है, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिख के दिखाया आपको, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 1 मंथ इज पेबल, रेंट इज पेड फॉर, या यूं कह ले, जरा और आसान कर लूं, रेंट ऑफ 2 मंथ्स इज प्रीपेड, ठीक है, ऐसे कर लो, जरा और आसान कर लो। अच्छा, अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, इसको देखते ही आप क्या कहोगे, ट्रायल में तो पेड की फिगर पड़ी है, ट्रायल में तो कैश पेड की फिगर पड़ी है, क्यों, क्योंकि नीचे बता रहा है वो ये पेबल या प्रीपेड क्या है। अब ऐसी ही अकाउंटेंट की अकाउंटिंग सही करने के लिए हमने ये 4 स्टेप्स की अप्रोच के साथ एक्रूवल सीखा है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ओपनिंग लिखेंगे, सवाल में नहीं था मेरी एग्जांपल में, फिर कैश पेड लिखेंगे, वो आज हमें कहां से मिला, ट्रायल से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट जो करते हैं वो ट्रायल से मिल गया, हुआ पड़ा था, ये होके आया वहां पर, ठीक है ना, तो यहां पे हमने ट्रायल से उठा लिया। फिर क्लोजिंग देखते हैं, वो कह रहा है 1 रुपया पेबल है, तो 12 रुपए एक्सपेंस आ गया, ठीक है। ओपनिंग कोई नहीं है, रेंट पेड कितना है, ट्रायल में पेड की फिगर है, क्योंकि ट्रायल के अंदर, ट्रायल के एंड पे लिखा हुआ है कि प्री पेमेंट या पेबल कितना है, तो एक्रूवल की एडजस्टमेंट करनी है हमने, ठीक है। तो कैश 14 रुपए और क्लोजिंग डेट पर 2 रुपए क्या है, प्रीपेड, तो एक्सपेंस कितना आ गया, 12, ठीक है। तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पहुंचे, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कुछ इस शक्ल का नजर आया, ठीक है। यह है पूरी कहानी टाइप 1 की, ठीक है, कि ट्रायल के अंदर फिगर है, चाहे पेड लिखा हुआ है उसने या नहीं लिखा हुआ, मुझे पता लग गया कि वो पेड है, और ये 99% क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे ही होंगे, क्योंकि आईकेप चाहता है ये सारा काम आप करो। अभी दूसरा टाइप दिखाता हूं, अच्छा हाँ वाकई यही बनता था, हमसे काम भी तो करवाना होता है, ठीक है। तो ट्रायल में पेड की फिगर है और एक्रूवल के एडजस्टमेंट्स नीचे गिवन है, आपने ये काम किया, और अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 12, रेंट एक्सपेंस 12, एक रुपया अज्यूम किया है ना, ठीक है। क्लोजिंग पेबल इलेक्ट्रिसिटी है और क्लोजिंग प्रीपेड रेंट है 2 रुपए, डन। ये तो था अनपढ़ सा अकाउंटेंट। अब एक पढ़ा लिखा अकाउंटेंट आया, जिसने एक्रूवल वाली क्लास इनमें से कोई था, ठीक है, उसने ये काम कर दिया, क्या, उसने 11 रुपए, उससे सेठ साहब ने कहा ये बिल हर साल जमा कराता रहा, सेठ साहब से जाकर उसने पूछा, हर महीने, सॉरी महीने के एंड पूछा, दिसंबर का बिल नहीं आया, दिसंबर का बिल नहीं पे करना। सेठ साहब ने कहा यार वो जनवरी में आएगा तो पे करेंगे। इसने कहा अच्छा चलो ठीक है, 1 रुपया पेबल, ठीक है, कर दिया ये काम उसने, एक्सपेंस निकल आया, पेबल निकल आया। रेंट, सेठ साहब ने कहा 14 रुपए का रेंट का चेक बना के ला दो मुझे, मैंने एडवांस पे करना है, बना के लिया। कहने लगा ये कितने महीनों का रेंट है, उसने कहा ये 14 महीनों का रेंट है, हर महीने का रेंट एक जो है। वापस अपनी सीट पे आया और आगे कहा अच्छा इसका मतलब 2 रुपए प्रीपेड है, तो उसने ये सब काम कर लिया, एक्सपेंस 12 निकाल लिया। अब इसने जो ट्रायल बनाया उस ट्रायल के अंदर पेड नहीं है, एक्सपेंस है, और उसकी निशानी क्या है, उस ट्रायल में क्लोजिंग पेएबल और क्लोजिंग प्रीपेड भी आ रहा है, और ट्रायल के बाद कोई एडजस्टमेंट भी आपको नजर नहीं आ रही। तो ऐसे अकाउंटेंट का बनाया हुआ ट्रायल जब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में इस्तेमाल होगा तो हमने कख नहीं करना। बात समझ आ रही है क्या? एक्सपेंस भी 12 गिवन है, चुप करके लिखो, एक पेएबल है दूसरा प्रीपेड है, तो ऐसा ट्रायल थोड़ी आई के आपको देगा जिसमें सारा कुछ हुआ पड़ा हो, ठीक है। तो इसलिए आप बचपन में बच्चों को यह कह दिया था कि ट्रायल में तो हमेशा कौन सी फिगर पड़ी होती है, पेड की। ट्रायल में कौन सी फिगर होती है जी, पेड की, ठीक है, सही है। ये 2 टाइप्स के ट्रायल्स हैं, इनके पीछे कहानी क्या चल रही है वो बस मेरी एग्जांपल है, जबानी याद रखें कि 1 रुपया एक्सपेंस था 1 महीने का, ठीक है, तो फिर 12 महीनों का 12 बनता है, लेकिन एक महीना कम पे हुआ और दूसरा अगले भी महीनों का पे हो गया, ठीक है। माजरत ये जरा ऐसे ही तस्वीर बनानी पड़ेगी आपको, ये मैं कोशिश करूंगा कल थोड़ा सा इसको स्मार्ट किसी तरह से कर लाऊं तो कल फिर तस्वीर बनवा दूंगा आपको, ठीक है ना, ताकि आपको जरा ये थोड़ा जूम इन होकर तस्वीर मिल जाए, अगर याद रहा तो। यार इतने जोर से दरवाजा खोल के घुसते हो, मुझे लगता है सरदनान आ गए, डरा ही देते हो तुम। अच्छा जी सुने, अब सुने, इधर देखें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होमवर्क में है। सिर्फ 11 जो है वो 4-5 एक्सपेंसेस वाला है, बाकी सब में एक एक लेजर बनाना है। इसमें देखो ट्रायल के एक्सट्रैक्ट्स हैं, सुन लो बेटा, बहुत अहम बात कर रहा हूं। ट्रायल के एक्सट्रैक्ट्स के बारे में, तो ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर होती है और एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको पेएबल या प्रीपेड मिलेगा। ये सारे सवाल मैंने, आप जब तक समझ नहीं आ जाएंगे करवाने हैं मैंने, जब तक समझ ना आ जाए टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन बात सुने, अभी मैंने अहम बात तो करनी है।
ये देखें, ये रेंट एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, मैं कहता हूं ये गलत है, ये लिखा भी हो तो ठीक है। वो कहता है ट्रायल में 90,000 नजर आ रहा है और रेंट एक्रूड एट 31 नंबर इज 12,000। तो ट्रायल में तो पेड की फिगर हुई, मैं उठाऊंगा रेंट 90 कैश, फिर एक्रूड का मतलब ओइंग का मतलब पेएबल, 12 क्लोजिंग में पेएबल, और एक्सपेंस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगी 102। ये तो सवाल है, बात समझ गए हो? तो इस तरह के सवाल हैं छोटे छोटे भाई, ठीक है। तो ट्राई करना है। ये एक ही सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा, जो हुरा वाला सवाल जो है, ठीक है, इसमें ना 4-5 के साथ यही हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज।